गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संतुलित वृद्धि का सिद्धांत। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। उन्होंने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। कुछ मानते हैं किसी पिछड़े हुए क्षेत्र अथवा उद्योग में निवेश करना संतुलित वृद्धि है ताकि वह अन्य क्षेत्रों या उद्योगों के साथ आ जाए, जबकि दूसरे इसका अर्थ यह समझते हैं कि सब क्षेत्रों में एक साथ निवेश होना चाहिए। वहीं कुछ और अर्थशास्त्री इसे निर्माणकारी उद्योगों तथा कृषि का संतुलित विकास समझते हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थों में संतुलित वृद्धि का सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए ताकि सब क्षेत्र साथ साथ बढ़ सके। इसके लिए पूर्ति और मांग पक्षों में संतुलन आवश्यक होता है। अगर हम पूर्ति पक्ष की बात करें तो अर्थव्यवस्था के उन सभी संबंधित विभिन्न अंगों के एक साथ विकास पर बल दिया जाता है जो वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। वहीं मांग पक्ष लोगों को रोजगार के अधिक साधन प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने से संबंध रखता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रति लोगों की मांग बढ़े। इस प्रकार संतुलित वृद्धि के सिद्धांत में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार का भी हस्तक्षेप इसके अंतर्गत हो। उसके लिए कहा जाता है कि सरकार योजनाएं बनाए और उनमें निर्देशन तथा समायोजन करे। संतुलित वृद्धि के संदर्भ में कई अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत दिए हैं। उनमें से रोदान, नक्से, लुईस आदि कई अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत प्रचलित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोदान के विचारों की। रोदान ने 1943 में अपने लेख प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में संतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका मुख्य विचार यह था कि सामाजिक सीमांत उत्पादन का निवेश उसके निजी सीमांत उत्पाद से भिन्न होता है, और जब उद्योगों के एक ग्रुप का उनकी एसएमपीएस के अनुसार इकट्ठा आयोजन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर अधिक होती है। तो इस प्रकार इनके सिद्धांत के दो प्रमुख तत्व हैं, एक सामाजिक सीमांत उत्पाद या एसएमपी और दूसरा निजी सीमांत उत्पाद प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पीएमपी। उन्होंने इसको एक प्रसिद्ध जूता फैक्ट्री के उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि मान लो एक बड़ी जूता फैक्ट्री है जो प्रारंभ की जाती है, उसमें 20,000 बेरोजगार श्रमिक लगाए जाते हैं। यदि ये श्रमिक अपनी समस्त आय जूतों पर खर्च करे तो जूतों के लिए मार्केट उत्पन्न होगा, लेकिन समस्या यह है कि श्रमिक अपनी समस्त मजदूरी जूतों पे खर्च नहीं कर सकते। इसकी बजाय यदि सभी उपभोग वस्तुएं उत्पादित करने वाले उद्योगों की श्रृंखला प्रारंभ की जाए जिन पर श्रमिक अपनी मजदूरी खर्च कर सकते हैं, तो सभी उद्योग मल्टीपल रेशो में बढ़ेंगे। ऐसे उद्योगों की पूरक प्रणाली का योजनाबद्ध ढंग से निर्माण करने से उनका वस्तुएं न बेच सकने का जोखिम भी कम हो जाएगा और इससे बड़े पैमाने पर आयोजित औद्योगिकरण होगा। तो ये था रोदान का विचार। अब हम बात करते हैं नक्से के सिद्धांत की। नक्से के अनुसार
अल्पविकसित देशों में दरिद्रता दुष्चक्र कार्यशील रहता है जो आर्थिक विकास में बाधा डालता है। पूर्ति तथा मांग दोनों पक्षों में दरिद्रता के दुष्चक्र चलते रहते हैं। पूर्ति पक्ष में देखें तो आय के नीचे स्तर के परिणाम स्वरूप बचत करने की क्षमता कम हो जाती है। निम्न वास्तविक आय कम उत्पादकता के कारण होती है और पूंजी की कमी के कारण यह उत्पादकता भी कम होती है। जबकि मांग पक्ष को देखा जाए तो यहाँ लोगों की क्रय शक्ति ही कम होती है। लोगों की क्रय शक्ति के कम होने का प्रमुख कारण है वास्तविक आय का स्तर नीचा होता है और वास्तविक आय का स्तर नीचा होने के कारण नवीन निवेश की प्रेरणाएं भी कम होती है। इस प्रकार मार्केट का आकार जो कम होता है, उत्पादकता भी सीमित होती है, तो मांग और पूर्ति पक्ष दोनों के कारण ये दुष्चक्र चलते रहते हैं। इन दुष्चक्रों को कैसे तोड़ा जाए? इसके लिए यदि उत्पादकता तथा क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए बाकी अर्थव्यवस्था में कोई प्रयत्न नहीं किए जाते तो अतिरिक्त जूता उत्पादन की खपत नहीं हो सकेगी, क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसलिए उद्योगों में लगे हुए लोग अपनी समस्त आय जूतों पर खर्च नहीं करेंगे। इस नए उद्योग के बाहर जो लोग हैं वो भी हर साल नया जूता नहीं खरीदेंगे। उनके पास भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की कमी है। इस प्रकार पर्याप्त मार्केट के अभाव के कारण जो नए उद्योग लगाए जाएं तो वो भी विफल हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? मार्केट का विस्तार किया जा सकता है। अब मार्केट का विस्तार करने के लिए नक्शे का मत था कि इस दलदल से निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि विभिन्न उद्योगों के व्यापक क्षेत्रों में लगभग एक साथ पूंजी लगाई जानी चाहिए। जन उपभोग की सामग्री जुटाने वाले अधिकांश उद्योग इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक होते हैं। वे एक दूसरे के लिए मार्केट प्रदान करेंगे और इस प्रकार एक दूसरे को वो पोषण भी देंगे। इसी तरह उनका यह मानना था कि अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को प्रेरित तथा पोषित करने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाएं मांग से पहले उत्पन्न की जानी चाहिए। सरकारी निर्देशन के मामले में उनका यह मानना था कि अल्पविकसित देश में निजी उद्यम इन बाह्य मितव्ययताओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि इससे परियोजनाओं के विस्तृत क्षेत्र में पूंजी निवेश की लहर शुरू करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए संतुलित वृद्धि आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय योजना, निर्देश तथा समायोजन की अपेक्षा रखती है। अब हम बात करें कृषि और उद्योग में संतुलन की, तो संतुलित वृद्धि के सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन रहे। कृषि तथा उद्योग में निवेश के बीच उचित संतुलन रहना चाहिए। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन का विस्तार होना चाहिए। यदि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा तो उससे खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ेगी। औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ कृषि क्षेत्र का विकास भी होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। इसी तरह उनका मानना था कि घरेलू तथा विदेशी व्यापार में भी संतुलन होना चाहिए, यह भी जरूरी है। ज्यों-ज्यों उत्पादन तथा रोजगार में विस्तार होगा त्यों-त्यों आयात बढ़ेंगे। स्वयं घरेलू व्यापार के लिए जो जरूरी सामान है, उपकरण है, उनके आयातों की भी जरूरत पड़ेगी। इन बढ़ते आयातों का भुगतान करने के लिए विकास के लिए निर्यातों के यथासंभव वित्त प्रबंधन के लिए
कोई देश अपने विदेशी व्यापार की मद पर अपने घरेलू व्यापार का विस्तार नहीं करेगा। तो इसलिए घरेलू और विदेशी व्यापार जो है उसमें भी संतुलन बनाए रखना अनिवार्य माना गया है। लुईस के शब्दों में विकास प्रोग्रामों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की एक साथ वृद्धि हो ताकि उद्योग तथा कृषि के बीच घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन तथा निर्यात के लिए उत्पादन के बीच संतुलन रहे। इस प्रस्तावना का तर्क जितना सरल है उतना ही अखंडनीय भी। तो ये था संतुलित वृद्धि का सिद्धांत। पर कुछ बिंदुओं पर संतुलित वृद्धि के सिद्धांत की आलोचना की गई। हर्शमैन ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये कहा कि अल्प विकसित देशों के लिए यह क्षमता से बाहर का सिद्धांत है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की क्षमताओं के प्रति पराजयवादी प्रवृत्ति को उनकी उत्पादक योग्यताओं से संबंध पूर्णतः अवास्तविक प्रत्याशाओं से यह सिद्धांत मिला देता है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई। दूसरा, यह कहा गया कि साधनों में कमी की समस्या का हल यह सिद्धांत नहीं करता। यह सिद्धांत से के नियम पर आधारित है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। पर जब पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है तो जब साधनों की मांग बढ़ती है तो साधनों की मांग के अनुरूप उनकी पूर्ति समायोजित नहीं हो पाती है। डॉक्टर सिंगर जो है वो ये कहते हैं कि अल्प विकसित देशों की परिस्थितियों के लिए सामने से प्रहार की अपेक्षा छापामार युद्ध कला अधिक उपयोगी होगी। ये सिद्धांत उपयोगी नहीं है। इसी तरह एक समस्या लागतों में वृद्धि की भी आती है, जिसके लिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि अनेक उद्योगों की एक साथ स्थापना उत्पादन की जो लागतों में वृद्धि कर देती है, वास्तविक लागत भी बढ़ जाती है। तो पर्याप्त पूंजी, उपकरण, कुशलताओं, सस्ती शक्ति, वित्त तथा अन्य कच्चे माल के अभाव के कारण आर्थिक दृष्टि से लागतों में जो ये वृद्धि है वो अलाभदायक स्थिति को उत्पन्न कर देता है। इसी तरह दूसरी समस्याएं भी फेस करनी पड़ती है। जब नए उद्योगों की स्थापना होती है तो वर्तमान फर्मों की वस्तुओं के लिए मांग घट जाएगी। नए उद्योगों के लिए ये कोई लाभदायक स्थिति नहीं है। ऐसे ही उत्पादन के साधनों के लिए मांग बढ़ेगी तो सब उद्योगों में उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये भी एक समस्या आ जाएगी। ऐसे ही ये कहा गया कि बढ़ते हुए प्रतिफल इसमें मिलते हैं, जो कि व्यवहारिक तौर पर सही नहीं माना जाता। विकास के सिद्धांत जो है उसके रूप में इस सिद्धांत को असफल कहा गया। हर्शमैन ने ये विचार दिया कि संतुलित विकास जो है वो सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि यह वृद्धि नहीं है और किसी पुरानी चीज़ पर किसी एकदम नई चीज़ का उपारोपण भी नहीं है। यह तो विकास का पूर्ण द्वैतवादी आदर्श है।